चल, आज मैं पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल लेके आया हूँ और उसके बाद भी और भी कुछ बुनियादी सवाल हैं और हम कोशिश करेंगे उन बुनियादी सवालों को पूछने की और उसके जवाब आपको अपने आप से लेने हैं, अपने आप से वो सवाल पूछने हैं। क्योंकि मैं तो एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं सच बोलूँगा नहीं, मैं बायस्ड रहूँगा, मैं फेयर नहीं हूँ, ये मान के चलिए। पर ये सवाल आप जब आप अपने आप से पूछेंगे तो शायद उसका जवाब आप लोग ईमानदारी से दे पाएँ। सबसे बड़ा बुनियादी सवाल तो आपके सामने है, ठीक है? जिसका जैसा मानना है उसका वैसा जवाब होगा, तो ये मैं मानता हूँ और मैं भी अपनी तरफ से अपने नज़रिए से इसका जवाब दूंगा। पर उसके बाद के जो सवाल हैं वो आप अपने आप से पूछना। तो सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत और पाकिस्तान में अमन मुमकिन है? सबका जवाब अपने हिसाब से होगा। अगले 5 साल में, अगले 10 साल में, अगले 20 साल में, अगले 25 साल में क्या क्या होगा? ठीक, अभी मैं जवाब अपनी तरफ से दूंगा कि ये अमन मुमकिन नहीं है। चाहे आप उसको ऐसे देख लें, वैसे देख लें, ऊपर से देख लें, नीचे से देख लें, जो नूरा कुश्ती करनी है वो कर लें, पर भारत और पाकिस्तान में जो अमन है वो मुमकिन नहीं है। और मेरे नज़र से उसका एक ही कारण है, एक ही रीज़न है, वो है पाकिस्तानी आर्मी। अब थोड़ा सा पैटर्न देख लेते हैं इस चीज़ का। जब जब अमन के करीब आए हैं ये दोनों मुल्क, तब तब कुछ न कुछ हुआ है और उसके बाद से फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। तो हम पहला लेते हैं 71 के बाद। 71 में जब लड़ाई हुई, दो मुल्क दो लख्त हो गया, उसके बाद जो अमन की कोशिश हुई है वो बार बार सबोटाज हो गई है, वो टूट गई है, वो नहीं चला। उसके पैटर्न चेक करते हैं हम। 1999 कारगिल सबको पता है, वाजपेयी जी गए, नवाज शरीफ मिला, उसके बाद ऑब्वियसली कारगिल वॉर हो गया, तो अमन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 2008, पर उससे पहले मुशर्रफ आए, कुछ फॉर्मूले डिस्कस हुए, बहुत काफ़ी करीब पहुंच गए थे सॉल्यूशन के, सब लोग बोलते हैं। पर 2008 मुंबई हो गया, उसके बाद ऑब्वियसली अमन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर 2014 में मोदी आए, सब ने ये बोला हिंदू राइट विंग, ये वो फलाना ढिमाका। पर 2015 में उन्होंने नवाज शरीफ और ये दोनों मिले, एक टाइम ऐसा लगा कि हाँ शायद कुछ आगे मामला बढ़ रहा है। 2016 में पठानकोट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जब जब करीब आएंगे ये दोनों मुल्क, अमन की तरफ जाएंगे, तब तब कुछ ना कुछ होगा, कोई ना कोई करेगा। चाहे अब पाकिस्तान वाले सोचेंगे भारत वालों ने करवा दिया, या फिर इंडिया वाले सोचें कि भाई पाकिस्तानियों ने करवा दिया, पर कोई ना कोई कर रहा है। पर और मेरी नज़र में वो पाकिस्तानी आर्मी कर रही है, क्योंकि वही हैं जो इसका बेनिफिट उठाते हैं। उसका जवाब कैसे मिलेगा मैं बताता हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा बोला जाता है कश्मीर, सही? भारत और पाकिस्तानियों में सबसे बड़ा मुद्दा कश्मीर बोला जाता है, और ये माना जाता है कि अगर कश्मीर हल कर दिया तो अमन आ जाएगा, शांति आ जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा। पर मैं ये कह रहा हूँ ये नहीं होगा। कश्मीर का मामला सुलझ भी गया तब भी पाकिस्तान में अमन नहीं आएगा। उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, उसके लिए सिर्फ मैं आपके लिए सवाल छोड़ के जाऊँगा। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्यों। अगर हम एक सिनेरियो लें जिसमें कश्मीर पाकिस्तान को मिल गया, ये मान के चलें कश्मीर पाकिस्तान को मिल गया, कश्मीर और भारत के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री बन गई, पूरा कश्मीर पाकिस्तान के पास है, और सारी जो बाउंड्री है भारत और पाकिस्तान के बीच में वो इंटरनेशनल हो गई है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई आर्मी नहीं है वहाँ पे, ये मान लेते हैं। नदियाँ अच्छे से बह रही है पाकिस्तान में, उनको पानी मिल रहा है, सब हो रहा है। पर यह होने के बाद अब मेरा बुनियादी सवाल यह है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, क्या वो जो बजट का हिस्सा लेती है पाकिस्तान में, क्या वो लेना कम कर देगी? सही बात है ना?
क्या वो अपने आप को कम बजट लेना शुरू कर देंगे? क्या वो अपने आप को रिड्यूस करेंगे क्योंकि अब तो अमन आ गया है? नहीं। अगला सवाल, क्या जो जनरल्स इतने पर्क्स उठाते हैं, उनकी सैलरी हाई होती है, उनको डीएचए के कॉर्नर प्लॉट मिलते हैं, उन वो फौजी फाउंडेशन चलाते हैं, उनको रिटायर होने पे ज़मीनें मिलती हैं, क्या ये सब वो मना कर देंगे लेने से? जो उनकी नौकरियां लगती है रिटायर होने के बाद सुपारको में, जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे वो ऊंचे ऊंचे ओहदों पे बैठे रहते हैं, पर्क्स उठाते रहते हैं, फ़ायदे उठाते रहते हैं, क्या ये सब लेना वो बंद कर देंगे? क्या ऐसा होगा? अगर अमन आ गया, अगर कश्मीर पाकिस्तान को मिल गया, तो क्या ऐसा होगा? आप अपने आप से सवाल पूछिए। मैं बोलूँगा तो बोलेंगे कि हिंदुस्तानी बोल रहा है, ये तो बायस है, ये तो झूठ बोलेगा, पर आप अपने आप से ये सवाल पूछिए। तीसरा, अमन आने के बाद, नदियां बहने के बाद, कश्मीर मिलने के बाद, क्या आईएसआई अपना पॉलिटिकल विंग बंद कर देगी? क्या आईएसआई पॉलिटिकल मैनिपुलेशन नहीं करेगी? क्या आईएसआई नेताओं को उठाना, गिराना, जेल में बंद करना, उनके खिलाफ वीडियो बनाना, उनके खिलाफ साजिशें करना, क्या ये बंद हो जाएगा अगर अमन आ गया? सोच के देखो। अगला सवाल, ये जितनी फौजी फाउंडेशंस चल रहे हैं, जिनका जो प्रॉफिट है वो ऑब्वियसली आर्मी को जाता है, आर्मी के पर्सनल्स को जाता है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी को नहीं पता, वो किन कामों में खर्च होता है कोई नहीं जानता। तो क्या फौजी फाउंडेशंस जो चल रही हैं इतनी सारी, जिनके अरबों करोड़ों के फायदे हैं, क्या वो आर्मी उनको सिविलियन को हैंड ओवर कर देगी? क्या उनको प्राइवेटाइज कर देगी? क्या ऐसा होगा? और ऑब्वियसली जो भी फौजी फाउंडेशन चल रही हैं उनको अननेचुरल तरीके का बेनिफिट मिलता है, चाहे उनके खिलाफ टैक्सेस कम लगें, चाहे वो होगा, तो प्राइवेट इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए क्या फौजी फाउंडेशंस को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा? सोच के देखो। अगला सबसे और मज़ेदार सवाल, अगर कश्मीर पाकिस्तान को मिल गया, नदियां बह गई, तो क्या इलेक्शन फेयर हो जाएंगे? क्या नेताओं को खड़ा करना आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी बंद कर देगी? क्या ये जितनी भी जमातें वो लोग खड़ा करते हैं, क्या वो एक दूसरे को लड़वाते हैं पॉलिटिकल लेवल पे, क्या इलेक्शन फेयर हो जाएंगे? सोच के देखो। अगर अमन आ गया, अगर कश्मीर पाकिस्तान को मिल गया, क्या ऐसा होगा? अगला सवाल, ये जो एलीट पॉलिटिशियंस है आपके, कोई ज़मींदार है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, हर कोई बड़े बड़े घर से आ रहा है, अगर इलेक्शन फेयर हो जाएंगे तब क्या ये लोग अपनी कुर्सी छोड़ देंगे? सोच के देखो। क्या ये जो बेनिफिट्स उठा रहे हैं, क्या ये उसको लेना बंद कर देंगे? क्या पाकिस्तान की हालत सुधर जाएगी अगर कश्मीर पाकिस्तान को मिल गया? अब ये सब बुनियादी सवाल आप अपने आप से पूछो। अब ये तो ठीक है, हम दूसरा सिनारियो लेते हैं। सिनारियो ये है कि पाकिस्तान की जगह से इंडिया को कश्मीर मिल जाता है, भारत कश्मीर पा लेता है, और अगर ऐसा होता है और उसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाता है वो, अब यही सवाल, ये जितने सवाल मैंने दोहराए हैं ये आप फिर से दोहराओ। अगर भारत को कश्मीर मिल गया और हम ये मानते हैं कि पानी बह रहा है, ठीक है, पानी बह रहा है क्योंकि भारत के पास कोई तरीका नहीं है पानी रोकने का, पानी बह रहा है और भारत को कश्मीर मिल गया है। अब यही दोबारा सवाल हम दोहराते हैं, क्या आर्मी अपना बजट कम कर देगी? क्या जनरल अपने डीएचए लेना बंद कर देंगे? क्या आईएसआई पॉलिटिकल विंग बंद कर देगी? क्या फौजी फाउंडेशन सिविलियन को मिल जाएंगे? क्या इलेक्शन फेयर हो जाएंगे? क्या पॉलिटिशियंस आम आदमी को सर्व करने लगेंगे, उनके इंटरेस्ट को की देखभाल करेंगे? क्या ऐसा होगा अगर कश्मीर भारत को मिल जाए? मुझे जो लगता है, कोई भी सिनारियो आप ले लो, कश्मीर चाहे भारत को मिले, कश्मीर चाहे इंडिपेंडेंट हो, कश्मीर चाहे पाकिस्तान को मिले,
पाकिस्तान की हालत नहीं सुधरने वाली। अब ये तो अजीब सी बात हो गई। यानी कश्मीर मैटर करता ही नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल सिनारियो में कश्मीर ही मैटर नहीं करता। पाकिस्तान की हालत नहीं सुधरने वाली। पर फिर कश्मीर का प्रॉब्लम क्यों उठाया जाता है? इसका फायदा किसको है? इसका फायदा सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी को है। कश्मीर का मुद्दा जब तक जिंदा रहेगा, पाकिस्तानी आर्मी की जेबें भरती रहेंगी। और प्रॉब्लम ये है, और क्या बोलें इसको, किस्मत, खराब किस्मत का की दिक्कत ये है कि आम आदमी पाकिस्तान का चाहे तो भी इसको बदल नहीं सकता। उसका रीज़न ये है कि वोट के ज़रिए आर्मी का रसूख कम नहीं किया जा सकता। क्योंकि आप किसी को भी वोट डालें, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे कोई अलग बंदा उठ के आ जाए, चाहे आसमान से कोई फरिश्ता उतर जाए, वोट उसको मिलने के बावजूद भी वो अच्छे काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो सरकार कभी बना ही नहीं पाएगा। आर्मी अपनी मर्जी से चाहेगी उसको बिठाएगी, सुप्रीम कोर्ट से अगर वो उसको नहीं पसंद तो सुप्रीम कोर्ट से उसको बाहर निकालेगी, अगर उसको पसंद है तो वो उसको वापस कुर्सी पे लेके आएगी, अगर उसको देश निकाला दे दिया है तो वहाँ से वापस बुला लेगी, वापस बिठा देगी। जैसा आर्मी चाहेगी वैसा करेगी, ताकि उनकी जेबें भरती रहे। ना आम आदमी के पाकिस्तान के आम आदमी में वो दम है कि उसके कुछ कर सके। और इसका एक ही तरीका है, कोई बाहरी ताकत आके आर्मी की रसूख कम करे, उसको तोड़े मरोड़े और पाकिस्तान को इससे छुटकारा दिलाए। अब ये हिंदुस्तानी के मुंह से सुनने में ऐसा लग रहा है कि मैं मेंटली आप लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर सोच के देखो, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। इमरान खान चाहेगा तो भी बाहर नहीं निकल पाएगा। कोई और पॉलिटिशियन कल को हो गया फेमस, वो भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। आर्मी जैसा चाहेगी वैसा इस मुल्क को चलाएगी, अपनी जेबें भरेगी, अपना फ़ायदा देखेगी। और ये जो सोच है, ये आर्मी एज ए इंस्टीट्यूशन की सोच है। इसको आम आदमी बदल नहीं सकता, इसको पॉलिटिशियंस बदल नहीं सकते, इसको इदारे बदल नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट इसको बदल नहीं सकते, और किसी में ये बदलने की ताकत नहीं है। तो फिर क्या चीज़ बदल सकती है? बाहर से कोई ताकत आए और वही इस चीज़ को बदल सकती है। चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो अमेरिका करे, चाहे कल को दूसरे उसकी फ़ौजें आ जाएं, वो करे। और रही बात तालिबान और बलूचिस्तान और इनकी, ये लोग लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, और फौज भी आखिरी दम तक लड़ेगी, क्योंकि अपनी जेबें भरना किसको पसंद नहीं है। ये इनके फ़ायदे में है, वो आखिरी दम तक लड़ेंगे, ये आखिरी दम तक लड़ेंगे। और बीच बीच में ये भारत को भी उंगली करते रहते हैं, वो भी लड़ते रहेंगे। पर पाकिस्तान की हालत नहीं सुधरने वाली। इसी नोट के साथ मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ। आप जिसको जो सोचना है वो सोचे, इन सवालों पर गौर करें, इनके जवाब खुद से मांगे।